राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आपको पता है, आजकल मैं इंग्लैंड यात्रा पे हूँ और मुझे ये मेरा इंग्लैंड प्रवास का 8वां दिन है। हम यहाँ एक पारिवारिक शादी में भाग लेने आए थे और शादी तो सिर्फ एक बहाना था, एक कारण था। मेरा मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो इंग्लैंड देश को देखना था, इसको महसूस करना था और यहाँ के समाज को समझना था और इंडिया से जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं, उनको उनके बीच में रह के उनको समझना था कि आखिर जो लोग अपना भारत देश छोड़ के यहाँ आए हैं, वो यहाँ कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। तो और मुझे यहाँ क्या-क्या कल्चरल शॉक्स लगे, मुझे क्या यहाँ नया दिखा या क्या मेरे लिए नया था, ये तमाम बातें। तो मैंने पिछले 8 दिनों में 4 दिन 5 दिन तो मैं घूमता रहा, 3 दिन शादी के फंक्शंस में ही व्यस्त रहे। कल वो शादी का अंतिम फंक्शन जो है, वो शादी के बाद वाली जो पार्टी होती है, वो समाप्त हो गई। तो साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन लंदन, पहले शुरू के पहले 4 दिन का प्रवास मेरा लंदन का रहा। लंदन मैंने जितना हो सकता था घूम के देखा। लंदन घूमने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है आप बस में बैठ जाओ और लोकल जो ऐप्स है वो डाउनलोड कर लो। चैट जीपीटी सबसे बड़ा, सबसे हेल्पफुल जो ऐप है वो चैट जीपीटी है। उससे पूछते रहो, उससे बातें करते रहो। आप यूं समझ लीजिए कि चैट जीपीटी जो है वो आपका एक कंपेनियन होता है और वो आपको बताता रहता है। आप जिस बस स्टॉप पे खड़े हो, जिस रेलवे स्टेशन पे खड़े हो या जिस लोकेशन पे खड़े हो, खाली चैट जीपीटी को लोकेशन भेज दीजिए, बोलिए अब मैं यहाँ हूँ और मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? वो सब आपको बता रहता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ ये वाली बस मिलेगी, यहाँ ऐसे। पूरा मतलब आप समझ लीजिए कि आपके साथ एक आपका दोस्त आपके साथ-साथ चल रहा है, जो आपको सारा गाइड कर रहा है। तो मुझे जो मेरी सबसे पहले मैंने वहाँ देखा कि बेहद साफ-सुथरा, बेहद व्यवस्थित देश है। मैं अब तक 500 किलोमीटर से ज़्यादा भ्रमण कर चुका हूँ। पूरे देश में मुझे कहीं पर भी कोई गंदगी, कोई लिटर, कोई कूड़ा-करकट, कोई ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, जो स्लम एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी स्लम एरियाज़ हैं। हालाँकि वो स्लम नहीं है जो हमारे देश वाले स्लम हैं, पर यहाँ आपको ब्रिटिश कॉलोनी में भी आपको स्टैंडर्ड देख के समझ में आ जाता है कि ये जो है गरीबों की कॉलोनी है। अच्छा, कल क्या हुआ, एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ है कि हम बर्मिंघम के एक इलाके से निकल रहे थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ गाड़ी चला रहे थे, वही मुझे घुमा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि पाजी ये तो बहुत गरीब इलाका लग रहा है। कहते हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये हमारे एशियंस की। तो फिर मैंने फिर कहा कि मैंने कहा यार, पर एक बात है, जिसको हम बहुत गरीब इलाका देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वहाँ चारों तरफ बीएमडब्ल्यूज़ और ऑडीज़ खड़ी हैं। उस गरीब इलाके में 50 से ज़्यादा बीएमडब्ल्यूज़, ऑडीज़ और महँगी-महँगी गाड़ियाँ थी। तो कहने का मतलब है यहाँ बहुत गरीब लोग जो किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो भी बीएमडब्ल्यूज़ और ऑडीज़ रखते हैं। तो ये एक आपको अजीब-सी बात लग सकती है। और जो रईसों के इलाके हैं या जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, उनके इलाके और जो अप्रवासी एशियंस के इलाके हैं, वो अलग पहचान में आते हैं उनके स्टैंडर्ड से, उनके घरों की देख रख-रखाव। यहाँ पे मुझे एक चीज़ है कि अंग्रेज़ों ने ना अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरा बचा के रखा है। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, कोई पुरानी घटना हुई,
कोई बहुत नामी आदमी पुराना अगर कहीं एक जगह 1 घंटा बैठा है, तो वहाँ उसका स्मारक एज़ इट इज़ संरक्षित है। पुराने-पुराने चर्चेज़, पुराने महल, पुरानी हवेलियाँ, पुराने लोगों के घर, पुरानी लाइब्रेरीज़, पुराने गवर्नमेंट ऑफिसेज़, 100-100, 200-200 साल पुराने, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, वो उसी रूप में संरक्षित हैं। तो अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का जो संरक्षण है, वो हमको इंग्लैंड से सीखना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैंने महसूस की कि लंदन में खास तौर पे लड़कियां बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, औरतें बड़ा स्किन शो बहुत ज्यादा है। ठीक वही जो हमें आजकल दिल्ली और भारत के शहरों में दिखाई देने लग गया है, लड़कियों के कपड़े। तो मैंने देखा कि हूबहू यहाँ की नकल की जाती है वहाँ फैशन के मामले में। जो भी यहाँ की ड्रेसेस हैं, यहाँ के जो फैशंस हैं, यहाँ की बदन उघाड़ू कपड़े हैं, वही आजकल हमारी लड़कियां पहन रही हैं। और फूहड़ कॉपी लंदन की जो शहरी संस्कृति है, उसकी फूहड़ कॉपी हमारी इंडियन औरतें कर रही हैं। चलो सब ठीक है, अच्छी बात है, फैशन है, ऐसे ही ट्रैवल करता है। पर फिर मुझे एक बड़ा अजीब चीज देखने को मिली। लंदन से हम आ गए बर्मिंघम। तो मैंने कहा यार, बर्मिंघम में औरतें ठीक वैसे ही कपड़े पहनती हैं जैसे हमारे देश में छोटे शहरों में आम महिलाएं जो जिस प्रकार रहती हैं, आम कॉलेज गोइंग लड़की जैसे कपड़े पहनती है, या आम महिलाएं छोटे शहरों की, ठीक एग्जैक्टली बर्मिंघम में मुझे किसी किस्म का कोई स्किन शो नहीं दिखाई दिया। तो मेरे जो होस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो जो आपको लंदन में भी जो आपको बहुत ज्यादा स्किन शो दिखाई देता है, वो लंदन की औरतें नहीं है, उसमें से बहुत सारी यूरोपियंस हैं। क्योंकि लंदन जो है वो एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहां 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं। और वो जितना स्किन शो आपको लंदन में दिखाई देता है, वो उनमें से 90% यूरोपियंस हैं। ब्रिटिश बच्चे वहां पर भी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और बर्मिंघम में तो एकदम ही नॉर्मल था। स्कूल कॉलेज जाने वाली, पढ़ने वाली लड़कियां आराम से, जैसे हमारे घर की बच्चियां, जैसे मेरे घर की बच्चियां कपड़े पहनती, प्रॉपर टी शर्ट, निकरे, लोअर्स, प्रॉपर कपड़े, ठीक कोई स्किन शो नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज है, हमें हमें क्या बताया जाता है कि वहां पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्मुक्त, स्वच्छंद सेक्सुअल बिहेवियर, हमें पूरे लंदन में कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि मैं और मेरी पत्नी, हम लोग भी कई बार घूमने निकले। मैं सारा दिन बसों में, ट्रेनों में इधर-उधर घूमता था। मैंने एक भी कपल जो है वो हाथ पकड़े हुए मुझे नहीं दिखा। वो अमेरिकन फ़िल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है, वो हो सकता है यूएस में हो, पर मुझे यहाँ पर पब्लिक शो ऑफ अफेक्शन, लड़के-लड़कियाँ आलिंगनबद्ध किस करते हुए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अब तक पूरा लंदन घूम लिया था, बर्मिंघम भी पूरा घूम लिया, 8 दिन हो चुके हैं। कहीं मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, एक बड़ा बहुत बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये जो लंदन के जो, या इंग्लैंड के जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, इनके बारे में बताइए। तो मैंने पूछने की कोशिश की कि मैंने, भैया वो क्या है? कौन, किन, कहाँ पे हैं वो ग्रूमिंग गैंग्स, और कहाँ किस प्रकार के लोग हैं, कैसे क्या होता है? तो मुझे लोगों ने बताया कि, एक समझदार व्यक्ति ने बताया कि देखिए, लंदन या इंग्लैंड में 2 किस्म के मोहल्ले हैं। एक तो है जहाँ एशियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, वो एशियन मोहल्ले, वो ऑलमोस्ट स्लम जैसे हैं। उनका स्तर ब्रिटिश झुग्गी-झोपड़ी मान लो आप। और ब्रिटेन में भी एक बहुत लोअर तबका है अंग्रेजों का भी। ब्रिटेन में भी 2 किस्म के पेरेंट्स हैं।
एक वो जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और एक वो जो माँ भी ड्रगी है, बाप भी ड्रगी है, माँ भी काम पे गई हुई है, बाप भी काम किया हुआ है, बच्चे लावारिस छोड़ रखे हैं, एक वो कम्युनिटी है। तो हमारी इंडियन कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, जी हाँ, जो दोनों काम पे जा रहे हैं और बच्चे पीछे से लावारिस। वो अपने ही उसमें पल रहे हैं, माँ-बाप का बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कहते हैं ऐसे पेरेंट्स के बच्चे और ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चे ज़्यादा उन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार बने। सोसाइटी बहुत ज़्यादा लिबरल है। किसी किस्म का मुझे तो कम से कम रंग भेद, जाति भेद या रेसिज़्म अभी कम दिखा या नहीं दिखा। और तो वो जो स्लम एरियाज़ के जो लोग हैं, स्पेशली एशियंस, पाकिस्तानीज़, ये इनकी करतूत है और इन्होंने लोअर तबके के बच्चों को, बच्चियों को फँसाने का काम किया। हालाँकि अब सरकार पहले से काफ़ी जागरूक हुई है, पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं। मैंने बहुत सारे एशियन पेरेंट्स से बात की। वो लोग भी इस बात को लेके चिंतित हैं, अपने बच्चों की वो भी चिंता कर रहे हैं। परंतु 18 साल के बाद बच्चे को कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। 18 के बाद नहीं, 12 के बाद, 9 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 9 साल का बच्चा यहाँ पे मैंने अपनी आँख से देखा है, ये मैं अपनी आँखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। 9 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को आँख दिखाना शुरू कर देता है, यूके में। क्यों? क्योंकि स्कूल में उसको बराबर ये समझाया जाता है कि पापा ने डाँटा तो नहीं, मम्मी ने डाँटा तो नहीं, पापा ने मारा तो नहीं, पापा तुम्हें बुली तो नहीं करते, मम्मा तुम्हें बुली तो नहीं करती, मम्मा तुम्हें तो बच्चे को बार-बार ये बताया जाता है कि अगर पापा-मम्मी कुछ कहें तो 911 पे फ़ोन कर देना या मुझे बता देना। तो पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगा रहता है कि बच्चे ने बचपने में आके अगर कभी गलती से फ़ोन कर भी दिया ना 911 में, तो बहुत भारी मुसीबत हो जाएगी। और 1-2 बार ऐसी लगातार घटनाएँ हो जाए ना, तो पुलिस जो है, सरकार जो है बच्चा ले जाती है, माँ-बाप से और माँ-बाप के लिए भारी मुसीबत हो जाती है। इसलिए माँ-बाप अपने बच्चों को यहाँ डाँट नहीं सकते, क्योंकि बच्चा भई बच्चा ज़ोर से खूब बड़े ऊँचे वॉल्यूम पे टीवी देख रहा है। अगर माँ ने बोल दिया कि वॉल्यूम कम कर दो, तो बच्चा चुप मतलब सरेआम ऐसे बोल देता है 9-10 साल का बच्चा कि नहीं मेरा वॉल्यूम कम नहीं होगा, आप दूसरे कमरे में जाइए। डोंट टेल मी, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? मैं जो चाहे वो करूँगा। और ये शिक्षा उसको लगातार स्कूल से दी जा रही है, सोसाइटी दे रही है। अब इंडियन माँ-बाप के लिए तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो वो जो 9 साल के बाद है, चाहे यहाँ पे कंसेंट की उम्र 12 साल है। 12 साल की लड़की अगर किसी के साथ कुछ जीवन के नए अनुभव लेना चाहती है, तो माँ-बाप रोक ही नहीं पाते। 12 साल की लड़की कहती है कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी के साथ इस पाकिस्तानी से के साथ घूम रही हूँ। तो सरकार कहती है हम क्या करें? अपनी मर्ज़ी से कर रही है। उस ग्रूमिंग गैंग के कांड में यही नहीं हुआ कि एक-एक लड़की को पूरा उनका पूरा गिरोह अपने घरों में लेके तो पुलिस कहती है कि नहीं वो लड़की कह रही है मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 12, 14, 15, 16 साल की लड़की है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं सकते। पेरेंट्स उसके सामने खड़े के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें हमारी बेटी वापस कर दो। बेटी की उम्र 14 साल है, 16 साल है। बेटी 8 पाकिस्तानियों के साथ पिछले 3 दिनों से वहीं रह रही है, घर आई ही नहीं।
और माँ बाप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पुलिस आई है, पुलिस कहती है खबरदार उनके घर में घुसना। अच्छा, आप उनके उस घर में घुस नहीं सकते, आपको पता है आपकी बेटी यहाँ 8 पाकिस्तानियों के साथ पिछले 3 दिन से रह रही है, पर आप उस घर में घुस नहीं सकते, अपनी बेटी को निकाल के ला नहीं सकते। पर ये होता कहाँ है? एक खास इलाकों में, खास कम्युनिटीज में। हालांकि कोई भी इसका शिकार बन सकता है। सरकार ने वैसे इन ग्रूमिंग गैंग्स पे काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ग्रूमिंग गैंग्स का तो ये है। अदरवाइज मैंने देखी जो संस्कारी फैमिली में जो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, वहां उनके बच्चे बहुत संस्कारी हैं। अच्छा, बात यह ना कि भारत में हमारा जो चरित्र की जो परिभाषा है हमारी और अंग्रेजों की, वो अलग-अलग है। यहाँ पे चरित्र का मतलब है गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, देश को गंदा नहीं करना, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना। परंतु हमारे देश में चरित्र को सीधे-सीधे सेक्सुअल एक्टिविटी से जोड़ के देखा जाता है, और कोई चारित्रिक शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चरित्र मतलब सिर्फ सेक्सुअल ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे देश में तो रहा नहीं है। और मुझे जो सबसे मतलब जो गलत बात लगी कि हमारे देश में युवाओं ने ये ब्रिटिश फैशन को तो कॉपी किया। हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के लड़के ब्रिटिश युवाओं के फैशन को तो कॉपी कर गए। यहां से इन्होंने फैशन तो ले लिया, नंगापन तो ले लिया, पर जो और ब्रिटिश वैल्यूज हैं उनको नहीं लिया। जैसे आप ब्रिटेन में आपको कोई भी अनरूली बिहेवियर ऑन द रोड नहीं दिखाई देगा। जो एक्चुअल ब्रिटिश सोसाइटी है वो आपको जोर से चिल्ला के, जोर जोर से हंसती भी नहीं मिलेगी। बड़े प्राइवेट लोग हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं वो। आप अगर बस में जा रहे हैं तो वहां पे कोई बस में किसी किस्म का हो हुल्लड़, कोई आदमी आपको जोर से फोन पे बात करता हुआ नहीं सुनाई देगा बस या ट्रेन में। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब एशियन है और इमिग्रेंट है। 100 लोग बैठे हैं, अगर एक आदमी की फोन पे आवाज सुनाई दे रही है तो वो कोई एशियन है, कोई बाहर से आया हुआ आदमी है। जो लोकल ब्रिटिश है वो नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जोर जोर से बात कर रहा है और जोर जोर से हंस रहा है तो वो ब्रिटिश नहीं हो सकता। ये यहाँ की वैल्यूज हैं। ट्रैफिक के मामले में तो इतना डिसिप्लिन देश है, क्या मजाल आप 1 इंच भी इधर से उधर हिल जाए, रोड एकदम खाली पड़ी है, 2 लेन की रोड है, रोड खाली है, पर अगर आपके आगे की गाड़ी खड़ी है तो आप खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आगे लाइट है। जो स्पीड लिमिट है ज्यादातर शहरों के अंदर, ज्यादातर 20 और 30 की स्पीड लिमिट है। 20 मील और 30 मील, क्या मजाल आप 20 का 21 कर लें। एक चीज और मैंने देखी कि यहाँ पे बसों में या कारों में जिस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा लगता है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो वो 15 मिनट में उतनी यात्रा हम कर लेते हैं। मतलब यहाँ का ट्रैफिक हमसे 4 गुना ज्यादा स्लो है शहर का। लंदन शहर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक उसका कारण है कि एक तो लंदन की जो सड़कें हैं ना, बहुत सकरी हैं। खूब चौड़ी चौड़ी, दिल्ली की जैसी खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं है। बड़ी मुश्किल से 2 लेन भी पूरी नहीं कह सकते, 1.25 लेन की ही सड़क है। और पूरी लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है कि आपको इनफैक्ट अपनी गाड़ी रखने की जरूरत ही नहीं है। इतनी जबरदस्त बस सर्विस है।
और वो एक कार्ड आता है, उसको एक बार टैप करिए, 2.25 पाउंड उसमें से आपके कट जाते हैं। 1 घंटे तक अब वो 2.25 पाउंड चलते हैं। अगर आप सारा दिन बसों में घूम रहे हैं तो लगभग 5 या 6 पाउंड के बाद फिर आप सारा दिन घूमते रहिए, वो 5-6 पाउंड ही आपका खर्चा आएगा। वो अब हर बार आपको जब भी आप बस में चढ़ते हैं तो आपको वो कार्ड टैप करना है, वो पैसे नहीं काटेगा, वो खाली आपकी यात्रा को दर्ज कर लेगा। और 5 या 6 पाउंड से ज्यादा आपका एक दिन में बस यात्रा पे खर्च नहीं होना है। डेली पासेस बनते हैं, मंथली पासेस बनते हैं, और बसें इतनी व्यवस्थित तरीके से चलती हैं और एग्जैक्ट टाइम पे चलती हैं। ऐप्स है, आप पूछ लीजिए कि मैं इस बस स्टॉप पे खड़ा हूं तो कितनी मिनट बाद अगली बस आ जाएगी, तो उतने मिनट बाद आ जाएगी। और बसों में मैंने तो रेयरली देखा कि सारी सीटें भरी हों, नहीं तो आधी से ज्यादा सीट खाली होती है हमेशा, हर बस में हमेशा आधी से ज्यादा सीट खाली होती है। जो ट्रैफिक ऑफिस गोइंग जो रश है वो लगभग सुबह 6, 6:30 से लेके 7, 8 बजे तक होता है। 8 बजे तक, 8 बजे के बाद सड़कें फिर खाली हो जाती हैं। परंतु कितनी भी भीड़ हो, कैसा भी कुछ हो, ट्रैफिक पे आपको जरा सा भी chaos नहीं मिलेगा। पूरा ब्रिटेन ट्रैफिक रूल्स को आंख बंद करके फॉलो करता है, एकदम रिलीजियसली फॉलो करता है। और चोरी चकारी, जो ये बाहरी प्रवासी लोग आए हैं, इमिग्रेंट्स, इन्होंने शुरू की है, अदरवाइज इट वाज वेरी पीसफुल कंट्री। जो भी उत्पात, जो भी है, ये इनके द्वारा शुरू। अब बहुत सारे लोगों ने एक सवाल मुझसे किया कि क्या वाकई वहां बहुत ज्यादा बुर्काधारी दिखाई देते हैं? तो जुमे की नमाज पे हो सकता है कुछ एरियाज में दिखते हों, अदरवाइज पूरे लंदन में उतने ही दिखते हैं कि सारा दिन में आपको 2, 4, 5 या 10 लोग दिख जाएंगे सारा दिन, अगर आप लंदन घूमें। हाँ, अगर आप उनके एरिया में चले जाएं, उनके जैसे मैंने कहा, यहाँ पूरी एशियन कम्युनिटी जो है वो घेटो मानसिकता से अपने एरियाज में स्लम्स बना के एक तरह से रहती है। उनके एरियाज अलग ही पहचान में आते हैं। तो हो सकता है कि कभी किसी दिन आपको इकट्ठे 100 बुरके वालियां दिख जाएं, अदरवाइज लंदन में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फोटोग्राफ्स हमें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, वो किसी एक खास ओकेजन पे खींच ली गई हैं, वो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। और बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखते। वे एशियन कम्युनिटी के अलग डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, सिर्फ वहीं इनकी है। जैसे मुझे बताया गया था कि आप जब वहां जाएंगे इंग्लैंड में, तो आपको अंग्रेज देखने को ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसा लगता है आप पंजाब में आ गए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इनका ही जो स्पेसिफिक एरिया है ना, पंजाबियों के एरिया में जाओगे तो आपको पंजाबी दिखेंगे। मैं तो स्पेशली ऐसा लंदन घुमा हूं जहां एक भी मुझे नॉट इवन सिंगल एशियन सारा दिन में नहीं दिखा, क्योंकि मैं ऐसे एरियाज में ही जाता था, मैं इनके स्लम्स में गया ही नहीं। और ये जो कहना है ना कि चारों तरफ सिख दिखाई देते हैं, नहीं, गलत बात है। सिख तो दिखता ही नहीं। सिख इस धरती का सबसे ज्यादा दुर्लभ प्राणी अगर कोई होने जा रहा है ना, तो वो सिख कम्युनिटी होने जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल बताता हूँ, कल नहीं, परसों सुबह साहब आनंद कारज हुआ गुरुद्वारे में। लावा फेरे हुई, शादी हुई, जो सिख परिवार की शादी थी। सिर्फ गुरुद्वारे के जो 3 रागी थे और एक वो कड़ा प्रसाद बांटने वाले, जो गुरुद्वारे का स्टाफ था, वो था सिख। 3 पगड़ीधारी थे, कम से कम 300 लोगों की गैदरिंग थी, महिलाओं और पुरुष मिला के। उन 300 में से 3 पगड़ीधारी थे, एक दूल्हा, एक दूल्हे के पिताजी, एक और एक रिश्तेदार। और वो तीनों असल में कटसर्ड्स हैं, मोने हैं। शादी वाले दिन उन्होंने एक पगड़ी बांध ली थी। अदरवाइज सारी सिख कम्युनिटी बाल कटा के
बिना पगड़ी बिना दाढ़ी के रहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा, जिस कॉलोनी में हम रुके थे, उसमें करीब 25-30 घर हैं। उसमें वो पूरी सिखों की कॉलोनी है, पर उसमें पगड़ीधारी सिख एक ही दिखा मुझे। तीसरी चीज़, शादी के बाद पार्टी हुई, पार्टी में भी लगभग 3 साढ़े 300 लोग थे। कहीं मुझे पंजाबी का एक वर्ड सुनाई नहीं दिया, टोटल अंग्रेजी। वो एक डीजे बुला रखा था, और वो उसने पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, और सब लोग आए हुए थे, हम मेहमानों से हम भी मिले बहुत सारे लोकल लोगों से। कोई भी पंजाबी का एक वर्ड नहीं बोल रहा था, जबकि ऐसे मौकों पे तो पंजाबी सुनने को मिल जाती है। और उसमें से आधे लोग सिख थे। उनके बच्चों ने, वो सिर्फ नाम मात्र के सिख रह गए, बल्कि हिंदू कम्युनिटी में इतना शरण नहीं है। हिंदू कम्युनिटी ने अपने बच्चों को फिर भी सिख अपने धर्म से जोड़ के रखा है। सिक्खी ने तो एकदम ही इतने अंग्रेज हो गए ये। अच्छा, मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि 20 साल की गेम है, पर मुझे तो लगा नहीं, 20 साल की भी नहीं बची, 10 साल की गेम है। क्यों? क्योंकि जो मेरी उम्र के लोग हैं, मैं आई एम 61, मैं 62 साल मेरा शुरू हुआ है, वो अभी भी इंडियन है। पर जिनके बच्चे यहां पैदा हुए, या जिनके बच्चे यहां 30 साल से रह रहे हैं, वो सब पूरी तरह अंग्रेज हो चुके हैं। वो अपनी संस्कृति पूरी तरह त्याग चुके हैं। उनमें से कुछ को थोड़ी बहुत पंजाबी, जो बच्चे हैं, जो सेकंड जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, वो तो देखो, फैक्ट ये है कि जो हम पंजाब की जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ आई थी ना, वो थी टोटली अनपढ़। उनको बेचारों को हिंदी तक नहीं बोलनी आती, तो वो तो प्योर पंजाबी लोग थे। तो वो आज भी प्योर पंजाबी ही हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, काम चलाओ। पर उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़े, तो वो प्योर अंग्रेज हैं। जो तो माता पिता कॉन्शियस थे, जिन्होंने अपने बच्चों को टाइम दिया, जहां तो माता पिता दोनों काम पे लग गए, वहां बच्चे भगवान भरोसे पले, तो वो बच्चे तो पूरी तरह अंग्रेज हो चुके हैं। जिन पेरेंट्स ने ध्यान दिया, भविष्य पे के बारे में थोड़ा सोचा, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ी बहुत पंजाबी सिखा दी है। ये बच्चे एक आध लाइन पंजाबी बोलना चाहते हैं, थोड़ी बहुत एक आध लाइन समझ भी लेते हैं। कहने का ये मतलब है साहब, जो हमारी वाली जनरेशन, जो ओरिजिनल पंजाबी जनरेशन थी ना, ये जो इंडियंस थे, वो अगले 10 या 15 सालों में खत्म हो जाएंगे। जो अभी 60 साल के हैं, वो 75-80 साल के हो जाएंगे अगले 10-20 सालों में। इनके खत्म होते ही जो अगली जनरेशन है, वो प्योर इंग्लिश है। वो जनरेशन है कि जब बाप कहता है कि जैसे कल मुझे एक किस्सा बताया गया कि एक दादा अपने पोतों को लेके गया। उसने वहां पे ब्रिटेन में मेहनत करके पंजाब में लगभग 100-150 एकड़ जमीन बनाई है। तो वो दादा अपने 3-4 पोतों को लेके गया कि बेटा ये देखो, ये हमारी, ये तुम्हारी है। तो पोते पोतों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्होंने उस जमीन की तरफ देखा तक नहीं। तो जब पोता ने कहा बेटा ये साडा मुल्क है, ये साडा पंजाब है, तो बच्चों ने कहा कि नो, इट्स इट्स योर कंट्री, आई एम ब्रिटिश। उनको कोई मतलब ही नहीं है इंडिया से, नाम तक नहीं लेना चाहते। भारत लौट के आना तो दूर की बात है। वो बच्चे जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा भैया ये खालिस्तान किसके लिए बना रहे हो? मैंने कहा कल को खालिस्तान या तो यहीं बना लो, सोहो रोड पे, सोहो रोड पे बना लो खालिस्तान। नहीं तो अगर पंजाब में बनाओगे, तो तुमको क्या लगता है, ये तुम्हारा कोई बच्चा यहाँ सोहो रोड छोड़ के जाएगा
खालिस्तान में बसना है? ये सवाल खुद से कर लो। तो मैंने देखा, अच्छा आप लोग भी बड़े क्यूरियस होंगे कि यहाँ पे क्यों खालिस्तान? मैंने कहा ये खालिस्तान या इन लोगों के लिए सिर्फ एक धंधा है। इन गुरुद्वारे वालों के लिए, यहाँ के जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके लिए इंडियन सिख डायस्पोरा से चंदा वसूलने का सिर्फ एक धंधा है। एक अच्छा बिजनेस इनको मिल गया है, उससे ये खालिस्तान के नाम पे फंड बटोरते हैं, ऐश करते हैं। इस आइडियोलॉजी में और इस मूवमेंट में कोई दम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई बायर है ही नहीं। हाँ, हमारे वाले जरूर बेवकूफ बन के जो है वो अमृतपाल के पीछे लग जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, या बीच बीच में वो करते रहते हैं, वो भी जो 5%, 10% है। यहाँ वालों को तो कोई मतलब है नहीं। और जो भी खालिस्तान की जो मूवमेंट दिखाई देती है वो यहाँ दिखाई देती है। हमारे वाले तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, सरकार करने नहीं देती। यहाँ तो गुरुद्वारे के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा रहा है, वहां नहीं लहरा सकता। हाँ, अलबत्ता हर गुरुद्वारे में सभी आतंकियों की फोटो है। जो असली सिख वॉरियर्स हुए हैं, असली जो सिख महान विभूतियां हुई हैं, उनके फोटोग्राफ अब धीरे धीरे हट रही हैं। इन आतंकवादियों को रिप्लेस कर रहे हैं ये गुरुद्वारे। और देख लीजिए इनका क्या इतिहास बोध है। तो सब ये है ब्रिटिश सिख समुदाय की हकीकत। टोटली जड़ों से कट गए। और एक बात बताऊं आपको, जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है, अपने धर्म से कट जाता है और अपनी बोलबानी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से कट जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। और ये 20 से 30 सालों के अंदर ये अचीवमेंट है सिख डायस्पोरा की, कि ये पूरी तरह अपने धर्म से कट चुके हैं। और मैं, वो अभी मेरी पत्नी पीछे से कमेंट्री कर रही है कि यहाँ के सिख बच्चों को गुरुद्वारे में माथा टेकना नहीं आता, कभी जिंदगी में गुरुद्वारे नहीं गए, इनको खालिस्तान चाहिए। तो मैं इनसे एक बात हमेशा कहता हूं कि यार एक बात बताओ, तुमको यहां आके हासिल क्या हुआ? अच्छा एक चीज और बताऊं, ये बहुत गरीब, मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी एक मानसिक अवस्था है। ये बात राहुल गांधी ने भी कही थी, बेचारे को बहुत गालियां पड़ी थी। पर मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। हमारी जो ये इंडियन जो कम्युनिटी है, ये बहुत, हालांकि मैं नहीं मानता ये गरीब थे, ये खुद को गरीब मानते थे, और उस गरीबी से उबरने के लिए ये इंग्लैंड में आ गए। पर एक बात बताऊं, इंग्लैंड में आके ये 4 गुना ज्यादा गरीब हो गए। बहुत रईस आदमी जो इंग्लैंड, जो भारत का है ना, वो यहाँ आके उसकी सीधे वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मानसिकता गरीबों वाली। अभी भी आप अंग्रेजों के इलाके से इंडियंस के इलाके अलग पहचान सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? स्पेशली सिख कम्युनिटी का, कि जब वो वहां से आई, आज भी आप देख लीजिए, इंग्लैंड के सभी लोअर तबके के लोग और पेटी जॉब्स करने वाले लोग आपको सिख कम्युनिटी के मिलेंगे। कल हम जिस रेस्टोरेंट में, जिस वो रिसोर्ट में पार्टी थी, उसके जितना स्टाफ था, सब पंजाबी स्टूडेंट्स सिख थे, जो कि मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। हाँ, इसी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ लिख गए, वो सब वेल ऑफ है। पर उनके माँ बाप के दिमाग से वो जो दरिद्रता है ना, वो नहीं गई। जो घेटो कल्चर है, जो वो आप्रवासी मानसिकता होती है, वो नहीं गई।
और जाएगी भी नहीं। जब 10-20 साल में ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी वो तभी जाएगी। पर अच्छी बात ये है कि जो नए बच्चे हैं वो ब्रिटिश सोसाइटी में पूरी तरह घुल-मिल गए हैं, एसिमिलेट वो पूरी तरह अंग्रेज हैं। उनको भारतीय बच्चे कहना ही गलत है। और जो ये नए वाले आ रहे हैं, जो नए वाले आए हैं, जो अभी 20 से 30 साल के हैं, जो पूरे यहाँ के हर पेटी जॉब में वो मिलेंगे। किसी भी दुकान पे चले जाइए, वो आपको जॉब करते मिलेंगे और उसी स्लम कंडीशंस में रहते हुए मिलेंगे। यही हमारा भविष्य है। वहां से आओ, एक पीढ़ी खुद को गला देती है, उनके बच्चे अंग्रेज हो जाते हैं और ये सारी जिंदगी मेहनत करते हुए मर जाते हैं। यही है। बात यह है कि हमने अंग्रेजों से सीखा क्या? हमने अंग्रेजों से कुछ नहीं सीखा। अंग्रेजों ने इतना बेहतरीन मुल्क अपना बनाया है। क्या देश है, वाकई देखने लायक देश है। मैं समझता हूं कि हम भारत ऐसा क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने अंग्रेजों से कुछ सीखा ही नहीं। हम आज भी नियम कानून तोड़ने को अपनी सबसे बड़ी बहादुरी मानते हैं। हमने कसम खा रखी है, हमने किसी नियम कानून का पालन कर रहा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना हर चीज का जुर्माना बहुत सख्त है। आपने गाड़ी निकाली, आपने जरा सी भी गलत गाड़ी चलाई तो शाम तक 100 पाउंड का आपका टिकट तैयार रहता है। जब तक भारत की सरकार डंडा नहीं उठाएगी और हर बात पे चालान करना नहीं शुरू करेगी, जुर्माना वसूलना नहीं शुरू करेगी, तब तक नहीं सुधरने वाले। तो चलिए साहब, मैं जैसे-जैसे इंग्लैंड घूमता रहूँगा, आपको यहाँ की बातें बताता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय श्री राम, हर हर महादेव।